प्यारे बच्चों, आज हम लोग संधि विषय से संबंधित जो है यण संधि के बारे में चर्चा करेंगे कि यण संधि किसे कहते हैं। इसके पहले कि हमने जो है दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि और वृद्ध संधि के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है शुरू के वीडियोस में। अब यहाँ पर हम लोग यण संधि के बारे में चर्चा करेंगे कि यण संधि किसे कहते हैं और कैसे हम पहचानेंगे कि जो शब्द दिया गया है उसमें यण संधि है। ठीक ना। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जब ह्रस्व या दीर्घ, क्या ह्रस्व या दीर्घ अगर ई उ री ह्रस्व हो या दीर्घ हो के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है, क्या आता है? असमान स्वर। ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अगर यहाँ पे समान वर्ण आ जाएगा, ई के समान वर्ण आ जाएगा दूसरे शब्द में भी, तो वो तो दीर्घ संधि हो जाएगी। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? ई उ या री, ये चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, इनके बाद अगर कोई असमान वर्ण आता है तो स्वर आता है तो उनके स्थान पर ई के स्थान पर या हो जाएगा, उ के स्थान पर वा हो जाएगा और री के स्थान पर रा हो जाएगा। अर्थात ह्रस्व ई या दीर्घ ई के जगह पर या हो जाएगा, ह्रस्व या दीर्घ उ के स्थान पर वा हो जाएगा और री के स्थान पर क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत साधारण सी बात है कि हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि ह्रस्व ई उ या री के बाद अगर कोई असमान वर्ण आए, असमान वर्ण मतलब इनसे अलग आए, ई उ री के अलावा कोई जो है स्वर आ जाता है तो ई के स्थान पर या हो जाएगा और उ के स्थान पर वा हो जाएगा और री के स्थान पर रा हो जाएगा। ठीक ना। और इसको हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर पहला जो उदाहरण लिखा है सुधन आगतम लिखा है। क्या लिखा है? सुधन आगतम। सा में देखिए उ लगा हुआ है। यहाँ पर प्रथम वर्ण का अंतिम अक्षर जो है, अंतिम वर्ण जो है वो क्या है? उ है। और उसके बाद द्वितीय शब्द का प्रारंभ का वर्ण जो है वो क्या है? आ है। और उ और आ मिल करके क्या बन गया? वा बन गया। उ के का वा हुआ है और इसमें आ की मात्रा लगी हुई है तो ये दीर्घ वा हो गया है। ठीक ना। और ये बन गया है स्वागतम। अब जब यहाँ से, जब सु से जो है उ निकल जाएगा, जैसे हम इसको आपको समझा दें वर्ण विन्यास, जैसे सु है तो सु को हम क्या लिख सकते हैं? जब हम सु का वर्ण विन्यास करेंगे तो इसे हम सा लिखेंगे और इसमें लगा देंगे हलंत और इसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे? उ लिखेंगे। ठीक ना। ह्रस्व उ लिखेंगे। कहने का मतलब है हम सु को सा, हलंत और उ लिख सकते हैं। आपको पता है कि जब हलंत लगे हुआ व्यंजन होता है तो वो आधा पढ़ा जाता या आधा लिखा जाएगा। जब उस स्वर रहित व्यंजन इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर रहित व्यंजन कहते हैं। जैसे हम लोग का लिखते हैं तो का ये क्या है? ये स्वर सहित व्यंजन है। क्या है? स्वर सहित व्यंजन है। और अब इसमें हम हलंत लगा दें, का को अगर हम इस तरह से लिख देते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये स्वर रहित व्यंजन हो जाता है, बिना स्वर के हो जाता है। ठीक ना। तो इसी को हम लोग आगे चल करके वर्ण विन्यास कहते हैं और इससे समझते हैं। ठीक ना। यहाँ पर आप देखिए दूसरे उदाहरण में गुरुधन आदेश लिखा हुआ है। क्या लिखा है? गुरुधन आदेश लिखा हुआ है। तो रा में उ लगा हुआ है। रा में क्या लगा हुआ है? उ लगा हुआ है और द्वितीय शब्द का जो प्रारंभ का वर्ण है वो आ है, यानी उ और आ मिल करके यहाँ पर वा हो गया है। रा क्या हो गया है? रा हलंत युक्त है, इसलिए जो है ये रेफ के रूप में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रेफ के रूप में आ जाएगा। एक दिन हम एक वीडियो में आपको रा के प्रयोग के बारे में बताएंगे
कि रा का कितनी तरह से प्रयोग होता है। बहुत जल्द हम उसको वीडियो में डालेंगे, ठीक ना। फिर यहाँ पे हम देखते हैं इति धन आदि है, क्या है, इति धन आदि है। यहाँ पर देखिए इति का अंतिम वर्ण जो है वो ई है, क्या है, ई है, और आदि का प्रारंभ का वर्ण जो है वो आ है। इन दोनों के स्थान पर ई के जगह पर हमने आपको बताया था या हो जाएगा, ऊ की जगह पर वा हो जाएगा, और री के स्थान पर रा हो जाएगा। तो यहाँ पर ई आया हुआ है, ई और आ मिल करके क्या हो गया, या हो गया। ई के स्थान पर या हुआ है और आ की यहाँ पर मात्रा लगी हुई है, तो इसलिए ये क्या हो गया, इत्यादि हो गया। इसलिए क्या हो गया, ये इत्यादि हो गया। और यहाँ पर आप देखते हैं ये ता जो है क्या हो गया है, आधा हो गया है, क्योंकि ये अब स्वर रहित हो चुका है, ठीक ना। यहाँ पर जो है अभी इसमें स्वर लगा हुआ था, इसलिए ये ता पूरा लिखा गया था और यहाँ पर जो है आधा हो गया। ठीक ऐसे प्रतिधन आज्ञा है, क्या है, प्रतिधन आज्ञा है। प्रतिधन आज्ञा ई और आ मिल करके या हो गया, प्रत्याज्ञा हो गया। ऐसे ही प्रतिधन उत्तर है, ई और ऊ मिल करके क्या हो गया, ई और ऊ मिल करके जो है क्या हो गया है, प्रत्युत्तर हो गया है। क्या हो गया है, प्रत्युत्तर। हमने आपको बताया ई के बाद कोई भी असमान वर्ण आए, ई के बाद ई नहीं आएगा। अगर ई के बाद ई आता है तो फिर दीर्घ संधि हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। दीर्घ संधि अगर ऊ के बाद ऊ आता है तो दीर्घ ऊ हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है ई के बाद क्या है, असमान स्वर आया है, ऊ आया है, तो ई के स्थान पर या हो गया और यहाँ पर ऊ की मात्रा लग गई है। ऐसे प्रतिधन एक है, ई के बाद क्या आया है, ए आया है, ई के जगह पर या हो गया है और ए की मात्रा इसमें लग गई है और ये बन गया प्रत्येक। ऐसे मातृधन आज्ञा है, मातृधन आज्ञा यानी री है। यहाँ पर आप देखिए री लिखा हुआ है, तो ये री के बाद जो है आ आया है, असमान स्वर है, तो री का रा हो गया है, आ की मात्रा लग गई है तो रा हो गया है। और यहाँ पर आप देखो ता और रा, क्या, ता और रा, त्रा त्रिशूल जिसे आप पढ़े हो हिंदी वर्णमाला में, तो ये छत्रज्ञात्रा जो है मात्राज्ञा बन गया है। ठीक ऐसे ही पितृधन आज्ञा से क्या हो गया है, री और आ मिल करके रा हो गया है और ये पित्राज्ञा हो गया है। ये आपको जानना भी जरूरी है। वर्ण विन्यास इसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम वर्ण विन्यास नहीं कर पाएंगे तब तक इसे समझना जो है थोड़ा सा कठिन होगा। कोई भी शब्द लिखा जाए तो उसका जैसे वर्ण विन्यास, मैं यहाँ पर एक जो है सिंपल सा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। जैसे हम लिखते हैं कमल, क्या लिखते हैं, एक शब्द हमने यहाँ पे लिख दिया कमल। अब यहाँ पर देखने में तो आपको तीन ही वर्ण दिखाई पड़ रहे हैं, देखने पर तीन ही वर्ण दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब हम इसका वर्ण विन्यास करेंगे तो यहाँ पर हम इसे इस तरह से लिखेंगे, का में हलंत लगाएंगे और आ को बाहर कर लेंगे, का धन आ, और ऐसे ही हम माँ में भी हलंत करके माँ धन आ कर लेंगे, और ऐसे ही हम ला में हलंत लगा के ला धन आ कर लेंगे। तो देख रहे हैं कि ये कमल जो शब्द है, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कितने वर्ण हैं, इसका वर्ण विन्यास जो होगा वो इस तरह से होगा और इसमें 6 वर्ण आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक ना। यही सब चल करके आगे संधि में जो है प्रयोग होते हैं, और जो बदलाव आता है, जो परिवर्तन आता है, जैसे हमने आपको बताया नहीं कि संधि में जो है जब हम दो शब्दों को संधि करते हैं तो उसमें वर्णों का क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो यही जो है परिवर्तन होता है, अंतिम प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रारंभ के वर्ण में जो है कुछ परिवर्तन होता है। तो ये आप वर्ण विन्यास इस तरह से और सारे उदाहरणों के माध्यम से आप लगा सकते हैं। हमारे विचार से ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगणों में इसे शेयर करिए
जिससे कि उनका भी ज्ञानवर्धन हो सके। धन्यवाद।